चलिए, ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वास्थ्य समाज माना जाता है जिसके सभी सदस्यों के जनन शारीरिक एवं कार्यकी रूप से स्वस्थ व सामान्य सामान्य तथा समाज के लोगों की भावना परस्पर व्यवहार समाज के लोगों के व्यवहार जनन विषय सभी कार्यों पर समान समाज जनरिक रूप से सभी समाज जनरिक रूप से स्वस्थ समाज तभी वह समाज जनरिक रूप से स्वस्थ समाज सभी परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ लोग सभी परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ लोग सभी परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ लोग जनरिक रूप से भी एक जिम्मेदारी पूर्ण जनरिक रूप से भी एक जिम्मेदारी पूर्ण जनरिक रूप से एक जिम्मेदारी पूर्ण संतोषप्रद सुरक्षित यौन जीवन संतोषप्रद सुरक्षित यौन जीवन के अधिकारी बने हैं। सुरक्षित यौन जीवन के अधिकारी बने जीवन के अधिकारी बने रहे। जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य यही जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य है। यही जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य। पॉइंट और लिख लीजिए। जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य लोगों को जनन स्वास्थ्य के प्रति
जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और शिक्षित करना, जागरूक करना एवं शिक्षित करना, जागरूक करना एवं शिक्षित करना और एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, और एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कारीगर सुरक्षित जनन नियंत्रण, जो कारगर सुरक्षित जनन नियंत्रण, जो कारगर सुरक्षित जनन नियंत्रण उपायों एवं जननिक स्वास्थ्य उपायों एवं जननिक स्वास्थ्य, जननिक स्वास्थ्य, जननिक स्वास्थ्य सेवाओं से परिचित हैं, जननिक स्वास्थ्य सेवाओं से परिचित। क्लियर? इसी के बारे में ये चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि व्हाट डू मीन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या है। तो जनन स्वास्थ्य हमने आपको बताया कि WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया कि टोटल वेल बीइंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य केवल जननिक रूप से स्वस्थ होना नहीं होता है। ठीक, मतलब कि आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है या कोई भी माता और पिता हैं, तो वो संतान उत्पन्न कर लें, ठीक है, वो संतान उत्पन्न कर लें तो उन्हें जो है जनन स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता है। जितने भी पेरेंट्स हैं, कोई भी पेरेंट्स अगर केवल क्या करते हैं, संतान उत्पन्न कर लेते हैं, तो क्या उन्हें जनन स्वास्थ्य कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। WHO कह रहा है। WHO कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, वो कहता है कि टोटल वेल बीइंग्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि सभी एक्सपेक्ट जो हैं वो पूर्ण होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जननिक रूप से स्वस्थ कब माना जाएगा? जब वो फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट का मतलब हो गया क्या कि मतलब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिट हो। ठीक है, मतलब वो संतान उत्पन्न कर सकता है। एक्सटर्नल या इंटरनल उसके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, वह इमोशनल हो। इमोशनल समझ रहे हैं ना, मतलब कि उसके अंदर दया भावना, ये सारी चीजें, इमोशनलिज्म निहित हो। क्लियर? ऐसा ना कि वो क्रूर हो जाए। अगर क्रूर हो गया तो उसे हम क्या करेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नहीं रख सकते हैं। तीसरी चीज, बिहेवियर उसका कैसे, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो। ठीक, उसके बाद सोसाइटी, यानी कि वह जिस समाज में रहता है, समाज के प्रति उसका व्यवहार क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। तभी हम उसको कहाँ रख सकते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत रख सकते हैं। तभी कोई व्यक्ति क्या कहलाता है? जनन स्वस्थ कहलाता है। जब वह भौतिक रूप से फिट हो, व्यवहारिक रूप से फिट हो, ठीक, सामाजिक रूप से फिट हो, तब उसे हम क्या कहते हैं कि तब उसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। हमने आपको बताया ना कि आपने देखा होगा बहुत सारे क्या होते हैं, कुकर्मों की प्रक्रिया होती है। बहुत सारे लोग जो है बलात्कार केस में फंसते हैं, तो उनका जो क्या है, विचार है, मतलब कि जो गंदे विचार हैं, अगर उनके विचार गंदे हैं तो उन्हें हम जनन स्वास्थ्य में नहीं रह सकते, क्योंकि अगर विचार गंदे हैं तभी उन्होंने क्या किया, ऐसे कृत्य को किया है।
तो जो आदमी इस तरीके का विचार रखता है उसे हम जनरल स्वास्थ्य के अंतर्गत WHO नहीं रखता है, क्योंकि WHO कहता है कि उसे इमोशनल होना चाहिए, उसे फिजिकली फिट होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसकी सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हम उसे क्या कहेंगे, जनरल स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक। फैमिली प्लानिंग हमने आपको बताया कि भारत एक ऐसा देश है जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने ही सबसे पहले फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन की प्रक्रिया को लागू किया था। और तब जब लागू किया 1951 यानी कि भारत के आजाद होने के 4 साल बाद ही भारत में फैमिली प्लानिंग लागू की गई थी इन इंडिया। और आज वह बहुत छोटे रूप में किया गया था, आज वह बहुत बड़े रूप में आपको देखने को मिलता है। वहीं से एक प्रोग्राम चलाया गया था RCH प्रोग्राम, कहते हैं रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, कि किस तरीके से जो बच्चा पैदा होता है उसको किस तरीके से पोषण देना है, माता और बच्चे को कैसा पोषण देना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि परिवार नियोजन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सरकार ने एक चलाया था कार्यक्रम, उसमें हमने आपको बताया था कि लोग एक नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। ठीक है, मतलब कि छोटा परिवार सुखी परिवार। इस तरीके से हमने आपको बताया था कि आप हॉस्पिटल पर जाएंगे तो आपको उल्टा त्रिभुज देखें ना, उल्टा त्रिभुज इस तरीके का चिन्ह जो है वो किसका है, फैमिली प्लानिंग का। इस तरीके का चिन्ह आपको मिलेगा। तो इसी के जरिए कहा गया कि हम दो हमारे दो। बहुत सारे लोगों ने कहा शहरों में कि हम दो हमारे एक, अध्यात्म में क्या कहा कि हम दो हमारे 4005। तो सरकार ने इसीलिए क्या किया, फैमिली प्लानिंग लाया कि सरकार जो है ऑडियो वीडियो क्लिप के द्वारा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, बहुत सारे प्रोग्रामों के द्वारा लोगों को जागरूक करने लगी। इस राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाने लगी और लोगों को जागरूक करने लगी कि अगर हम क्या करेंगे, परिवार को सीमित रखेंगे तो छोटा परिवार सुखी परिवार कहलाएगा। ठीक, उसका एम क्या था, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है ऑडियो वीडियो एड्स और न्यूज़पेपर्स पैम्पलेट, ये सारे जो है उसमें इन्वॉल्व हुए थे। सरकार ने क्या किया था, ऑडियो मतलब श्रव्य दृश्य, जानते हैं ना, नाटक नौटंकी नुक्कड़ सभाएं की गई, पंपलेट बांटा गया, समझ रहे हैं। ठीक, बहुत सारे न्यूज़पेपरों में उसका एडवर्टाइजमेंट छपा और अब भी छप रहा है, आज भी छपता। आप जो है टेलीविजन खोल के देखते हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं, ऐड इस तरीके के, आपको जागरूक करने के लिए, स्वस्थ समाज बनाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है ना। बहुत सारे जो है एड्स आप देखते होंगे टेलीविजन पे, वो आते होंगे। तो ये प्रक्रिया जो है सरकार अपना रही है। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, और स्कूलों में क्या किया गया, सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाने लगा। तो इससे ये मतलब नहीं है कि अगर स्कूल में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाएगा तो इस पर लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा, लेकिन सरकार ये सोच रही है कि बच्चों को हम जागरूक कर ले जाएं और उनको बताएं कि सेक्स संबंधी बीमारियां क्या होती हैं, समझ रहे हैं। तो उस चीजों पर भी सरकार ने क्या किया कि सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, इस पे भी काम किया। अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जैसे सरकार ने निर्धारण किया है कि शादी जो मैरिज है उसका मेल और फीमेल, ठीक है ना, 21 वर्ष और फीमेल 18 वर्ष, यही तो निर्धारण किया गया। क्योंकि जो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन है, जो डेवलपमेंट है ऑर्गन का, मतलब चाहे मेल का डेवलपमेंट ऑर्गन हो चाहे फीमेल, हम यहाँ फीमेल को लेंगे क्योंकि हमको ये जानना है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी है कि मतलब कोई बच्ची है 18 साल से कम उम्र की है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, टिपिकल चीजें हो जाएंगी। क्योंकि जो डेवलपमेंट है किसका, जो यूटर का डेवलपमेंट होगा, जो अन्य ऑर्गनों का डेवलपमेंट होगा, वो हो नहीं पाएगा, और हो नहीं पाएगा तो उस कंडीशन में उसकी डेथ भी हो जाएगी। तो सरकार ये चाहती है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम बच्चों को या देशवासियों को क्या करें, इन सारी चीजों की जानकारी दें कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहिए। बचने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब तक क्या हो जाए कि उम्र जो है वो 20, 22, 23 इतना ना हो जाए, तब तक यहाँ पर जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसे बचने की जरूरत है। उसके बाद देखिए कंट्रैक्शन का मतलब होता है, यह जानते हैं क्या है,
मतलब एक तरीके का सुझाव है। लोग जो देहात में गांव में देते नहीं सुझाव कि हाई खाई लो खरखदवा दवाई, हाउ खाई लो खरखदवा दवाई। जैसे मान लीजिए आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो लोग अब जैसे जो पेरेंट्स जो माता पिता बच्चे नहीं रखना चाह रहे हैं तो उनको जो है गलत तरीके से सुझाव दिया जाता है। तो जो गलत तरीके से सुझाव दिया जाता है उसका भी परिणाम जो होता है वो गलत हो जाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी रह जाती है। और तीसरी सबसे लास्ट चीज है इनफर्टिलिटी। इस जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत सरकार ये चाहती है आपको यह भी बताया जाएगा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी का मतलब होता है, कहते हैं ना बाज, देहात में कहते नहीं है, तो बाध्यकरण है। ये क्या है, इसमें जरूरी नहीं है कि केवल फीमेल में ही कमी हो, इसमें क्या होता है इनफर्टिलिटी मेल में भी देखी गई है और फीमेल में भी इनफर्टिलिटी देखी गई है। हमने ऑलरेडी बताया है कि अगर मेल में इनफर्टिलिटी कब हो सकती है, जैसे कि 60% जो स्पर्म वन क्वार्टेज ऑफ द सीमेन, वन क्वार्टेज ऑफ सीमेन जो स्पर्म निकलते हैं उस स्पर्म में 60% अगर उस सीमेन में अगर 60% स्पर्म क्या होंगे एग्रेसिव मोटिलिटी में नहीं होंगे तो क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। तो ऐसे मेल को इनफर्टाइल कहा जाएगा, समझ रहे हैं ना। और फीमेल में भी बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। यह देखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फैलोपियन ट्यूब में कोई सूजन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैलोपियन ट्यूब में कोई गांठ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है। अगर ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, तो इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है। और ये इनफर्टिलिटी आती क्यों है, क्यों आई इनफर्टिलिटी, इसलिए आई क्योंकि उनको जो है इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। लोग इस चीज पर, इस टॉपिक पे आप देहात में जाएंगे तो इस टॉपिक पर लोग चर्चा करने से क्या करते हैं, बचते हैं। या अगर आप इस पर चर्चा करेंगे तो आपको कहेंगे यू आर द करेक्टर लेस, आपको तुरंत उसकी संज्ञा दे देंगे। लेकिन सरकार चाह रही है कि आप इस टॉपिक पे बात करो, इसीलिए वो क्या कर रही है, ऑडियो वीडियो क्लिप दे रही है, इसीलिए वो क्या कर रही है, बहुत सारे पंपलेट्स बांट रही है, इसीलिए वो क्या कर रही है, इन चीज़ों को न्यूज़पेपर में दे रही है, इसीलिए वो क्या कर रही है कि स्कूली शिक्षा में भी किसको, सेक्स एजुकेशन को ला रही है कि हम इसको जाने, हम लोग जागरूक हो जाएं। और जब जागरूक हो जाएंगे तो हम जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों की रिप्रोडक्टिव संबंधित जितनी बीमारियां हैं उससे बचे रहेंगे, इनफर्टिलिटी से बचे रहेंगे, ठीक है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचे रहेंगे। तो ये जो आपका क्या है जनन स्वास्थ्य है, ये आपको बहुत सारी चीजों को क्या करेगा, बताएगा कि इसमें क्या क्या, मतलब इसका एम क्या है, जो फैमिली प्लानिंग है उसका एम क्या है। तो एम इसका यही है कि अधिक मात्रा में, आप जरा यहां पर देखिए कि एम इसका क्या है, किसका, जनन स्वास्थ्य का। जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य यह है कि ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वास्थ्य समाज माना जाता है जिसके सभी सदस्यों के जनन अंग, शारीरिक अंग एवं कार्य रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। हमने आपको बताया ना कि एक स्वस्थ समाज किसको मानेंगे आप, एक स्वस्थ समाज मानेंगे किसको, कह रहा है ऐसे समाज को जननात्मक रूप से, यानी कि जनन स्वास्थ्य किसे कहा जाएगा, ऐसे समाज को कहा जाएगा भैया जिसके सभी सदस्यों के जनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक, शारीरिकी एवं कार्यकी रूप से स्वस्थ हो, समान हो तथा समाज के लोगों की भावनाएं तथा व्यवहार जनन विषयों तथा सभी पहलुओं पर सामान्य हो, तभी वह समाज जननिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। तो जननिक रूप से स्वस्थ कौन होगा, जो फिजिकली फिट होगा, जो इमोशनली फिट होगा, जो बिहेवियरली फिट होगा और जो सोसाइटी में फिट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत लाते हैं। अब क्यों एक झुआ लड़कन पैदा कर ले तो उसको आप जननिक रूप से स्वस्थ कहेंगे, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। आप देखिए देहात में बहुत सारे लोग हैं जो क्या हैं, क्योंकि जो अनएजुकेटेड लोग हैं, अब तो लोग सभी लोग लगभग शिक्षा ले रहे हैं ना, अब तो सभी शिक्षित हो जा रहे हैं, लेकिन आप
जो ओल्ड पीढ़ियां हैं उनमें जाकर के जब देखेंगे तो उनके और जो न्यू जनरेशन है उन दोनों में क्या है, बहुत बड़ा फासला आपको दिखेगा इस मुद्दे को लेकर के। तो जो ओल्ड लोग हैं वो बहुत सारे, मान लीजिए कि किसी पेरेंट्स के क्या हैं कि 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो गए, तो 6 बच्चे हो गए इसका मतलब 7 बच्चे हो गए, इसका मतलब हो गया कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है? नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्दी वह है जो कि भौतिक रूप से फिट है, शारीरिक रूप से फिट है, मतलब उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कोई कमी नहीं है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, रिप्रोडक्टिव हेल्दी वो है जो इमोशनल रूप से फिट हो, मतलब उसके अंदर जो है इमोशनलिज्म है, वह जो है दया दिखाता है, करुणा उसके अंदर है, नहीं तो क्रूर ना हो, उसका व्यवहार जो है वह क्रूरता से भरा ना हो। जैसे बहुत साल पहले दिल्ली में एक घटना हुई थी बलात्कार की, याद है आपको? उस समय पूरी दिल्ली सन्न रह गई थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, याद होगा आपको, ठीक है? तो बहुत गंदे तरीके से क्या किया गया कि उस बच्ची का बलात्कार किया गया। तो इसका मतलब हो गया कि वो इमोशनल की बात वहां पर आएगी, मतलब क्या भावनाएं हैं, किस तरीके की दरिंदगी की भावनाएं ऐसे लोगों के अंदर है। तो भले ही वो फिजिकली फिट है, भले ही वो फिजिकली फिट हैं, लेकिन वो इमोशनली फिट नहीं है। अगर वो इमोशनली फिट होते हैं तो ये दरिंदगी कभी भी नहीं करते। तो सरकार WHO कहती है कि उसे इमोशनली फिट होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा हो, मतलब वो जब समाज में बैठता है तो समाज के प्रति उसका व्यवहार कैसा है। अब आप सोचिएगा कि जब आप समाज में बैठते हैं तो आप किस तरीके का बिहेव प्रदर्शित करते हैं। अगर आपका व्यवहार गलत तरीके का है तब आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। और सबसे लास्ट चीज है, इन द सोसाइटी आप कैसे रहते हैं, तब यह माना जा सकता है अगर इन द सोसाइटी आप फिट हैं तभी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्दी माना जा सकता है। यानी कि इतने सारे एक्सपेक्ट आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से, शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना है, ठीक, और उसके व्यवहारिक रूप से आपको स्वस्थ होना है, सामाजिक रूप से आपको स्वस्थ होना है, समझ रहे हैं ना, और फिर आपको किस रूप से, इमोशनल, यानी कि यहाँ भी आपको फिट रहना है। देखिए तभी वह समाज के जननिक रूप से स्वस्थ समाज कहलाता है। कोई भी समाज जननिक रूप से स्वस्थ समाज कब कहलाता है, जब वह क्या होगा, जब उसके सभी सदस्य के जनन अंग, शरीर एवं कार्य रूप से स्वस्थ और समान हो। मान लीजिए कि यह एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का जननिक अंग और शारीरिक अंग, ठीक है, एवं कार्य जब क्या हो जाएगा, समान रूप से कार्य करेगा, वो समान होंगे, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, जनन स्वास्थ्य कह सकते हैं। क्लियर? जरा फोकस कीजिएगा। सभी परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य लोग जननिक रूप से भी एक जिम्मेदारी पूर्ण, संतोषप्रद, सुरक्षित यौन जीवन के अधिकारी बने रहें, यही जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य है। तो कह रहा है कि सभी परिप्रेक्ष्य में, ठीक, स्वस्थ लोग जननिक रूप से भी एक जिम्मेदारी पूर्ण, संतोषप्रद, सुरक्षित यौन जीवन के अधिकारी बने रहें। अब यहाँ पर एक शब्द दिया है, सुरक्षित यौन जीवन, तो इट इज अ एम, यह भी एम है इसका, किसका, यह भी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, यानी कि फैमिली प्लानिंग का एक एम है कि आप क्या रहें, कि जिम्मेदारी यानी सुरक्षित यौन जीवन के अधिकारी बने रहें, यानी कि आप सुरक्षित यौन जीवन, आप देखिए बार बार एडवर्टाइजमेंट आता है ना कि सुरक्षित यौन जीवन आपको व्यतीत करना है, तो कह रहा है कि समाज में आपको क्या करना है कि आप सुरक्षित यौन जीवन के अधिकारी भी बने रहें, यानी कि आपको ये जानकारी रहे कि कहीं ऐसा ना हो जाए हमें STD हो जाए, कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि वेश्यावृत्ति से अधिकतर फैलता है, ठीक है, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में। तो हमको यह भी कह रहा है, यह भी उसका एक एम है, किसका, किसका एम है, फैमिली प्लानिंग जो आपको बताई जा रही है उसका एक उद्देश्य, जनन स्वास्थ्य का एक उद्देश्य यह भी है कि हमें जो है क्या करना है, सुरक्षित यौन जीवन का अधिकारी बने रहना है, यही जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य होता है। अब कह रहा है जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य लोगों को जनन स्वास्थ्य के प्रति
जागरूक करना एवं शिक्षित करना और एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कारगर सुरक्षित जनन नियंत्रण उपायों एवं जननिक स्वास्थ्य सेवाओं से परिचित हो कि कौन कौन सी जननिक सेवाएं चलती हैं। बहुत सारी प्रक्रिया इसमें आती है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आप अभी केवल इतना जानिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एम क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब हो गया कि टोटल वेल बीइंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि कोई भी व्यक्ति केवल क्या हो, कोई भी व्यक्ति देखिए समान क्रियाकलापों के साथ साथ स्वस्थ जनन अंग ही केवल जनन स्वास्थ्य की कसौटी नहीं है। मतलब स्वस्थ जनन अंग ही केवल जनन स्वास्थ्य की कसौटी नहीं है, इसके अर्थ को अधिक व्यापकता प्रदान की गई है। जनन स्वास्थ्य में अनेक भावनात्मक सामाजिक पहलू भी जुड़े हैं। भावनात्मक पहलू और सामाजिक पहलू भी क्या हैं, जुड़े हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य, इसके अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वास्थ्य विषयों के योग से है। तो कितने विषय हैं, 1 2 3 4, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोसाइटी। क्लियर। तात्पर्य जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य स्वास्थ्य विषयों के योग से है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक पहलू भी शामिल है। अगर इतने गुण हैं तब आप क्या कहला सकते हैं, जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत रखे जाएंगे। अब उसका एम क्या है। ठीक, हमने आपको बताया कि जनन स्वास्थ्य से जुड़ी जो पहली राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया भारत में, उसका नाम क्या है, फैमिली प्लानिंग। अब इसको जो है परिवार नियोजन इसको कहते हैं, अब इसका नाम बदल करके फैमिली वेलफेयर प्लानिंग भी रखा गया है। तो ये चालू कब की गई, 1951, ठीक है ना, 1951, यानी आजादी के 4 साल बाद से ही भारत में परिवार नियोजन लागू किया गया। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य था लोगों को जागरूक करके यह बताना कि छोटे परिवार का महत्व क्या है, और एक नारा दिया गया, हम दो हमारे